नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज 23 जनवरी है और एक कृतज्ञ राष्ट्र अपने स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े हीरो के सामने नतमस्तक है। सुभाष चंद्र बोस जो 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में पैदा हुए थे, वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अग्रणी क्रांतिकारी नेता बनकर उभरे। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया, जिसमें भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी भारतीयों की श्रम सेवक शामिल थे। यह सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शक्तियों के खिलाफ एक्सिस शक्तियों से मिली हुई थी। हालांकि वे शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और महात्मा गांधी के समर्थक थे, लेकिन आखिर में बोस दोनों से अलग हो गए, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनकी सोच और उनकी रणनीतियों में बेहद अंतर था। जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा पर जोर दिया था, बोस एक क्रांतिकारी और सैन्य दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था, मित्रों, मेरे स्वतंत्रता संग्राम के साथ स्वतंत्रता की कीमत सिर्फ खून से चुकाई जा सकती है। मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता का वादा करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न और प्रभावशाली बंगाली परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक वकील थे और वह यह चाहते थे कि सुभाष को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन 1916 में उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। हालांकि उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1919 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त। उनके माता पिता उनके लिए एक पारंपरिक करियर चाहते थे वकालत में, लेकिन उन्होंने बोस की इच्छा पर भारतीय सिविल सेवा ICS की तैयारी करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा। उन्होंने 1920 में ICS परीक्षा को पास किया, लेकिन बोस ने अपना यह करियर छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया। वह 1921 में भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। इस समय उनकी आर्थिक सहायता उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने की, जो खुद एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्पित सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआत में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसने कांग्रेस पार्टी को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बना दिया था। गांधी ने उन्हें चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो बंगाल के एक प्रमुख राजनेता थे। दास के मार्गदर्शन में बोस ने एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस स्वयं सेवकों के कमांडेंट के रूप में कार्य किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें दिसंबर 1921 में जेल हुई। 1924 तक उन्हें कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें दास मेयर। हालांकि बोस के क्रांतिकारी विचारों और भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ उनके संदिग्ध संबंधों के कारण 1925 में दोबारा जेल भेजा गया। उन्हें बर्मा कारावास में भेजा गया और वहां की कठिन परिस्थितियों के कारण बोस की तबीयत काफी बिगड़ गई। 1927 में रिहाई के बाद वह दोबारा कांग्रेस संगठन में लौटे। कांग्रेस संगठन उस समय चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल में संघर्ष कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्द ही उसके मुख्य सदस्य बन गए। कांग्रेस के बंगाल का अध्यक्ष बनने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 महासचिवों में से एक बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे महासचिव थे। 1930 के दशक में बोस का राजनीतिक विचारधारा गांधी जी से बिल्कुल अलग होने लगी। गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध के पक्षधर रहे, लेकिन बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया। उनके क्रांतिकारी समूहों के साथ संबंध बनने लगे और हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 1933 और 1934 के बीच यूरोप यात्रा की अनुमति दी और 1936 और से 1937 तक एक बार वह फिर दोबारा यूरोप गए। यूरोप में बोस ने भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात। 1934 में वियना में बोस की मुलाकात एक जर्मन महिला एमिली शेंकल से हुई। एमिली शेंकल पहले बोस की सचिव और उसके बाद उनकी पत्नी बनी। उन्होंने 1937 में शादी की और 1942 में उनकी एक बेटी अनीता हुई। 1937 में भारत लौटने पर बोस गांधी की आर्थिक नीतियों, जो स्वावलंबन पर आधारित थी, उनके प्रति काफी आलोचनात्मक हो गए। बोस को तेजी से औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण चाहिए था। 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने औद्योगिकीकरण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। हालांकि ये विचार गांधी जी की आर्थिक जो दृष्टि थी उसके खिलाफ थे, इस कारण उन दोनों के बीच मतभेद काफी गहरे हो गए। 1939 में बोस ने गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद दोबारा प्राप्त किया। यह जीत पार्टी में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा गई और आखिर में उनके इस्तीफे का कारण बनी। इसके बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर क्रांतिकारी तत्वों को एकजुट करना था। जुलाई 1940
1940 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। जेल में उन्होंने विरोध में भूख हड़ताल शुरू की, जिससे ब्रिटिश सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के लिए प्रयासरत बोस ब्रिटिश निगरानी से बचकर नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन लिया। बाद में वे जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए जापानी सेना का सहयोग किया। उनका प्रसिद्ध नारा "मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा" कई भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बोस की सैन्य कोशिशें हालांकि अंततः असफल हो गई, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमिट छाप छोड़ गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू सिटी, जो अब ताइपे के नाम से जाना जाता है, उसमें हवाई दुर्घटना में हो गई। हालांकि विभिन्न थ्योरी और रिपोर्ट्स ने इसके बारे में अन्य विचार प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि बोस का शव नहीं मिला था। उनकी मृत्यु पर कई किताबें, कई फिल्में और कई जांच समितियां गठित हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कई सालों से रहस्य और विवाद के घेरे में है। 23 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी से संबंधित 100 फाइल्स सार्वजनिक की, जिससे उनकी मृत्यु को लेकर कई जानकारियां सामने आई। एक फाइल में प्रधानमंत्री नेहरू का यह बयान था कि नेताजी की मृत्यु पर और कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नेताजी की मौत को लेकर विभिन्न थ्योरीज प्रचलित हैं। पहली थ्योरी के अनुसार नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी। 1945 में जब नेताजी जापान से बैंकॉक जा रहे थे, उनका विमान ताइहोकू में क्रैश हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुर रहमान ने दावा किया कि नेताजी को गंभीर जलन हुई और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस थ्योरी में कई विरोधाभास थे और कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके। दूसरी थ्योरी है कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि सोवियत संघ में छुपकर जीते रहे थे। कुछ रूसी खुफिया अधिकारियों ने इस संबंध में दस्तावेजों का दावा किया था, लेकिन ये दस्तावेज कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। भारत सरकार ने इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की कोशिश की, रूस ने इसे नकार दिया। दूसरी तरफ भारतीय सरकार का यह भी कहना था कि एक इंसान जो भारत की स्वतंत्रता को लेकर इतना पैशनेट था, वह भारत की स्वतंत्रता से पहले अपनी जान बचाने के लिए या किसी भी कारण से सोवियत संघ में छुपकर नहीं जी सकता। तीसरी थ्योरी गुमनामी बाबा से जुड़ी है, जो फैजाबाद में एक रहस्यमय संत थे। कुछ लोगों का मानना था कि वह नेताजी जी थे। उनके कमरे में मिली वस्तुओं ने इस थ्योरी को बल दिया था, लेकिन उनके डीएनए परीक्षण से यह साबित हो गया कि वह नेताजी नहीं थे। हालांकि नेताजी की मृत्यु के रहस्य को लेकर कई सवाल और थ्योरीज हैं, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनमोल है। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। नेताजी का आदर्श और उनका स्वतंत्रता के प्रति जुनून भारतीय इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। यह रहस्य कि नेताजी ने अपनी मौत के बाद किस तरह का जीवन बिताया, चाहे वह विमान दुर्घटना हो, सोवियत संघ में आत्मसमर्पण हो या गुमनामी बाबा की पहचान, इसने उनके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना दिया है। फिर भी एक बात साफ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका आदर्श और स्वतंत्रता के प्रति उनका जुनून आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। नेताजी के शब्दों में यह जीवन की चाहत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की चाहत है, जो मानवता की सबसे बड़ी आकांक्षा है। आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। महापुरुषों के जीवन से जुड़े इसी तरह के वृतांत के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।